बचा दिया ना नेट। बताया था पिछली क्लास में नेट परमानेंट डलवा लो, काम नहीं चलेगा। सर आप उसको कर भी रहे हो और साथ के साथ निपटाने की कोशिश भी करिएगा। ऐसा होना चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर सर मतलब उसका हो ही गया लॉज ऑफ मोशन का, वर्क एनर्जी पावर का। अब तो मैं घर ही हूँ तो आराम से जब मर्जी हो तब डाउट क्लास रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। डाउट क्लास क्लास के लिए जरूर बेसिक आपको बता दूंगा। जब हो तक का रखने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि सर ये कौन सा टाइम हुआ डाउट क्लास रखने का। नेट आप बचा के रखिएगा, कहीं ऐसे पता चले कि सर 3 क्लास हो चुकी है, नेट तो हमारा खर्च हो गया। रात को भी हो सकती है डाउट क्लास। आर यू रेडी गाइस? यस सर, 10 से 12 रखना सर ताकि सोने में आसानी होगी। नहीं सर, मतलब आपकी शादी नहीं हुई तो रात का फायदा उठा रहे हैं, बताओ। सर ये देखो अब ये क्या बात कर रहा है, इतनी देर मेरे लिए बोल रहा था, अब देख ले। मतलब हाँ तू तो बड़ा बिजी रहता होगा। हाँ सर बोल रहा था ऐसे जैसे प्रिय सर, कभी मतलब सर क्लास है? तो ब्याह को नहीं होगी। है पिंटू? हाँ सर। तू तो बड़ा निगरानी रखता नहीं। तू तो चल छोड़ो, क्या ही निकल रहा है। ठीक हो जो भी है, मतलब तू बड़ा बिजी रहता होगा ये बोलना चाह रहा था। नहीं सर, तो फिर ले लेना। हाँ अपन तैयार है, तुम होने चाहिए। तुम में से तो कोई बिजी नहीं है? नहीं सर नहीं सर, कहीं पता चला? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर। ये जो सर नो सर बोल रहे हैं ना, ये इनको पता नहीं है। क्या नहीं पता? बिजी नहीं रहते। हाँ अच्छा, तू रहता है क्या? हम तो रहते ही नहीं, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है रही। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो 9th क्लास से चलता हुआ आ रहा होता है। मतलब छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं अपन। दो मासेस है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो वो एक नॉर्मल सा चैप्टर लगता है नाम से कि ग्रेविटेशन। हाँ ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो किसी को भी याद होता है कि दो मास है पार्टिकल्स और उनके दोनों के बीच में आकर्षण लगता है। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला भी याद, G(m1m2/r²। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो 10वीं तक पढ़ते हैं, तो तुम्हें तो याद होगा ही होगा। तो ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल लॉ है कि दो मास पार्टिकल, यदि कोई मास दो पार्टिकल है तो उन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी का एग्जिस्टेंस है, कोई पार्टिकल है, तो पक्का उसका मास तो होगा ही होगा, सिवाय फोटोन को छोड़ दीजिएगा आप। फोटोन की कहानी थोड़ी अलग है। तो कोई भी पार्टिकल है तो उसका मास तो होगा ही होगा, और मास है तो ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल कह देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सभी जगह लगेगा दो पार्टिकल के बीच में। दो बिल्डिंग खड़ी है, वो भी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। फिर लगता है कि सर वो ऐसा कर रही है तो फिर सुबह ऐसा क्यों नहीं हो जाता, बिल्डिंग दोनों चिपकी हुई मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही दुर्बल बल है, दुर्बल बल होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है। क्योंकि बाकी चीजों के भी किसी वस्तु को विस्थापित करना है, वहां से खिसकाना है, उसके लिए उसका होता है जड़त्व। और जड़त्व सॉरी उसकी अवस्था में परिवर्तन करना, मतलब गति को विराम में, विराम से गति में दिशा बदलने के लिए आपको क्या आवश्यक होता है? बल बल आवश्यक होता है। तो यदि उसका जड़त्व ज्यादा है तो उसको विस्थापित करना या रोकना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो m1 और m2 पार्टिकल दोनों r डिस्टेंस में, तो फोर्स लगेगा G(m1m2/r², जहां पे g की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻11 यूनिट इधर न्यूटन है, इधर गया मीटर और नीचे केजी का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इसको कहते हैं सार्वत्रिक। क्यों? क्योंकि ये सभी जगह लगता है और सभी जगह समान भी रहता है। ये बल संरक्षी है, केंद्रीय बल है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता।
दो कणों के बीच में यदि तीसरा कण आसपास तीसरा कण उपस्थित हो तो ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में लगने वाले बल में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये M1 और M2 दो कण है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, बल लग रहा है, आकर्षण। तो इस आकर्षण बल पर तीसरा कण वहां पे रखो या न रखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दो के बीच में कुछ है, तीसरा यदि बीच में घुस जाता है तो उस वजह से काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिंदगी में, लेकिन यहाँ नहीं। यस सर। यदि नियम यह नियम बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही लागू होता है, मतलब ऐसे विस्तारित बॉडी के लिए नहीं, किसके लिए लागू होता है, बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है, लेकिन इसे समरूप गोलों के मध्य भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये गोला और ये गोला, ये मानते हुए कि उनका द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित है, द्रव्यमान तो इनका दूरी जो है वो दोनों के केंद्रों के बीच की लेंगे। तो यस सर। ठीक है, गोले का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित है, ये मानते हुए चलते हैं। बाकी का ऐसा नहीं है कि एक छड़ है और सर ये दूसरी छड़ है, दोनों के बीच की दूरी r है, क्या हम G(m1m2/r² लगा दे, बिल्कुल भी नहीं, गलत तरीका है वो लगाना। यस सर। सेंट्रोमास के बीच भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत है, केवल सेंट्रोमास वाले केस में, गोले के केस में ही लग पाएगा। न्यूटन के नियम का सदिश रूप, तो न्यूटन के नियम का सदिश रूप देखिएगा, क्योंकि ये सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टैट में, ये चैप्टर डिट्टो का डिट्टो आपका 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में भी चलेगा, तो एक जगह समझ में आ जाता तो दूसरा बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक मास है, मान लीजिए M1 और ये मास है M2। ठीक है, अब मुझे चेक करना है बल किस पे, इस पर, तो मैं क्या कहूंगा कि ये कण है, ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये R स्थिति पर रखे कण पे बल लगा रहा है, क्योंकि ये कण क्या कर रहा है, इस पे भी बल लगा 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 रहा है, तो मुझे सदिश रूप में देखना है। तो क्या करूंगा, इस पर बल चेक करना है, किसके द्वारा, M1 के द्वारा, ये इसकी होगी स्थिति। तो बल का कोई भी लिखना होता तो आप क्या लिखते हो, परिमाण गुणा उसकी इकाई सदिश। यस सर। ठीक है, बल का परिमाण तो क्या हो गया, G(m1m2/r², और इकाई सदिश देखो R इधर है तो ये बल कहाँ होगा, इसके ठीक विपरीत दिशा में, तो क्या लिख दूंगा, इकाई सदिश -R। तो आप लिख दोगे G(m1m2). अब सदिश बटा सदिश का परिमाण तो नीचे आ गया R³ और यहाँ आ गया R सदिश। तो शिकायत नहीं सर। नो सर। तो ये क्या हो जाएगा, नो सदिश सर। रूप में F बराबर -G(m1m2/r³ इंटू R सदिश। इसको आराम से सिंपल से समझिएगा, यदि जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सिंपल सी बात ये थी कि इस पे बल देखना था, सीधी सी बात है, बल इधर लगेगा, सदिश लगानी थी, तो आप सदिश लगाओगे, ये दिशा बताओगे। अब ये दिशा बताओगे, मान लीजिए इसका निर्देशांक 0,0 है, इसका R है, तो आप क्या कहते हो, दिशा अंतिम माइनस पर आरंभिक, तो 0 - R करोगे तो भी तो क्या आएगा यहाँ पे, -R -R ही है। तो इसको सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना ही समझे, केवल ये दिशा बताने के लिए काम आ रहा है। तो -G(m1m2/r³ इंटू R सदिश। दोनों बल जो होते हैं दिशाओं में विपरीत होते हैं, परिमाण में समान, मतलब जितना M1 ने M2 पे लगाया उतना को तो M2 ने M1 पे लगाया। मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए M1 बल पे, दोनों के बीच में बल लग रहा है, तो M1 पे क्या लगेगा, राइट साइड में, तो उसको I कैप है, तो इस M2 पे जो लगेगा वो -I कैप हो जाएगा, दिशा बता रहा हूं। सुपरपोजिशन, गुरुत्वीय बलों का अध्यारोपण। तो सुपरपोजिशन आपकी हर जगह काम आती है। क्या होती है सुपरपोजिशन, क्या होता है कि M1 पे M2 ने बल लगाया, समझ में आ रहा है, फिर मान लीजिए M3 ने भी लगाया, M4 ने भी लगाया, M5 ने भी लगाया, M6 ने, बहुत सारे बल क्या है, बहुत सारे द्रव्यमान क्या है, एक कण पर बल लगा रहे हैं, बहुत सारे द्रव्यमान क्या है, एक कण पर बल लगा रहे हैं, तो परिणामी बल क्या होगा, सभी बलों का सदिश योग। योग हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम हो गया भाई, इस पे कोई बल लगा रहा है, ये 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 लगा रहा है, तो सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, लेकिन बल कैसे राशि है, सदिश राशि। सदिश है, तो योग भी कैसा करेंगे, सदिश योग। सदिश योग। तो बस सभी बलों का सदिश योग करना, यही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अब पूरी कहानी बस सवालों पे अटक जाएगी और फटाफट निपटाते हैं। ये एक M द्रव्यमान है और दूसरा भी एक M द्रव्यमान है, दोनों एक दूसरे से a दूरी पे रखे हुए हैं। बताओ दोनों के बीच में लगने वाला बल,
GM स्क्वायर बाई ए square by स्क्वायर। GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये m रखा हुआ है, यहाँ पे भी m रखा हुआ है, यहाँ पे भी m रखा हुआ है, यहाँ पे भी m रखा हुआ है। ये x इज इक्वल टू, मतलब और बदल देता हूं मैं, 2m रखा हुआ है। ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू 2a है और x इज इक्वल टू 3a है। तो बताइए जरा, इस वाले पे x इज इक्वल टू a वाले पे बल कितना होगा? तो पहले इन दोनों के मध्य, तो बलों के मध्य देखा ही कि जी m1 m2 बाई साइड का बीच का स्क्वायर, तो GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस पे बल बताओ कितना होगा? क्या हुआ? किया? इसके बारे में सोचो, ये x0 वाला क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित करे। आकर्षित। और ये भी आकर्षित। आकर्षित करेगा, और ये भी आकर्षित। आकर्षित। अब ये देखो, तो पहले मैं क्या करता हूं कि ये दूरी a है और ये दूरी भी a, तो ये देखो कितने से करेगा, 2m, और ये m है, तो मतलब यदि m वाला बल F लगा रहा है तो 2m वाला बल कितना लगाएगा? 2F। 2f। क्या दोनों के विपरीत ऐसा है? 2F। इसका मतलब एक m का असर तो ये खत्म कर ही देगा, मानते हो? बिल्कुल सर। यस सर। भाई ये Yes, जितना sir. फोर्स लगाएगा एक m उतना लगा ही देगा, तो एक ही m जितना असर बचा, बस ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में बल लगाए होंगे, परिणामी बल देखो इन दोनों के मध्य GM स्क्वायर बाई साइड का स्क्वायर, फिर इन दोनों के मध्य GM स्क्वायर और साइड का स्क्वायर, सर बीच का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 GM स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, इस वाले पर आपको क्या देखना, बल देखना है, तो इस पे ये भी लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे हैं, तो इन दोनों की दूरी समान है, तो ये m द्रव्यमान F लगा रहा है, तो 2m वाला कितना लगाएगा? 2F लगा। 2f लगा देगा। तो सीधी सी बात है, एक का काम खत्म कर दिया। ऐसे समझो कि ये m और इधर 2m, तो एक m बचा, बस एक m कितना लगा सकता है, GMM बाई सेपरेशन का स्क्वायर, ये कितना लगा सकता है, GMM बाई सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर और ये बीच का सेपरेशन 2a स्क्वायर, तो ये आ गया फाइनली। ठीक है, तो इसको समझिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट वाले की सीरीज बनेगी आगे तक, और गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मैंने बताई है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बट्टा 1 माइनस r अनुपात होता है योग। लगाओ जरा, करो जरा। सर 4 GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर। सर 4GM स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर। 4 GM स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर। और GM स्क्वायर बाई 3 तो देखो ये करेगा कितना, GM स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, फिर ये लगाएगा बल GM स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, फिर ये लगाएगा GM स्क्वायर बाई, यहाँ से दूरी 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर 64a स्क्वायर, और ये कहानी आगे तक चलती रहेगी। कॉमन क्या आ रहा है, GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन
1 प्लस 1 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 1 बाई 64 और 1 बाई 128 ऐसे चलती रहेगी कहानी। यस सर 64 128 थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, स्क्वायर आएगा। इसका इसमें भाग दो 1/4, इसका भाग दिया 1/4, इसका भाग दिया 1/4, तो आपको सीधा सा एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी जिसका प्रथम पद कितना होगा 1 और बट्टा 1 माइनस r 1 पात 1/4 1/4 जब 4/3 आएगा 4/3 आ रहा है। 4/3 हाँ जी 4 ऊपर चला है तो 4/3 GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए इसको ठीक है यस सर तो सुनिएगा अगला सवाल, ये m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि ऊपर ही ऊपर कोने पे जो द्रव्यमान है उस पे बल कितना लगेगा, परिणामी बल बताना है। √3 GM²/² अब आपको थोड़ी सी चीज बताऊं, यदि दो समान परिमाण के बल हैं तो उनका परिणामी जो होता है 2F cos θ/2 होता है। यदि दो समान Yes. परिमाण के बल हैं एक दूसरे से थीटा कोण पे है तो परिणामी क्या होगा 2F cos θ/2 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2F cos θ/2 हो जाएगा। यदि दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री पे है तो परिणामी 2F हो जाएगा, 60 डिग्री है तो परिणामी √3F हो जाएगा, यदि 90 डिग्री है तो परिणामी √2F हो जाएगा, 120 है तो वो F का F रह जाएगा और 180 है तो 0 ठीक है। अब सवाल को हैंडल करिएगा। ये m द्रव्यमान क्या है उसको आकर्षित कर रहा होगा, माना कि वो बल कितना है F है। कितना बल मान रहा हूं F। तो ये द्रव्यमान रखा हुआ है, इस कोने पे भी m रखा हुआ है, इस कोने पे भी m रखा हुआ है, साइड ए है। तो बताइए जरा इस वाले कोने पे जो राइट मोस्ट कॉर्नर पे है उस पे कितना बल लगेगा परिणामी। √2 + 1/2 GM²/A²। ये वाला द्रव्यमान क्या करेगा उसको आकर्षित करेगा, तो ये आकर्षित करेगा कि माना कि ये F बल लगा रहा है, ये भी आकर्षित करेगा माना कि ये बल भी F है। क्यों? क्योंकि दोनों से दूरी और द्रव्यमान तो सेम ही तो F है। ये वाला भी उसको आकर्षित करेगा लेकिन ये बल F ही नहीं लगाएगा, कम ज्यादा होगा। 2 क्योंकि दूरी कितनी होगी √2 गुणा, तो दूरी √2 गुणा होगी तो बल सीधा सीधा आधा हो गया, तो ये बल कितना हो गया F। कैसे रहे? F। क्योंकि दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती दूरी को √2 गुणा किया तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/2 गुणा। ठीक है। अब ये कह देंगे बल कितना हो गया F/2। अब 3 बल हैं, इन तीनों को जोड़ना है तो पहले तो इनको 90 वाले को निपटाओ। 90 वाले परिणामी √2 है √2 गुणा, तो परिणामी बल कितना आ गया √2 है + F/2 √2 + 1/2 इंटू F, और F की वैल्यू आप रख देंगे कितनी GM²/A²। GM²/A²। कर सकते हैं? यस सर यस सर ठीक है तो कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने रखा m, यहाँ पे भी रखा m, यहाँ रखा मैंने 2m
और यहाँ रखा 2f और एक केंद्र पे रखा मैंने m0। वर्ग है, भुजा ए है, तो बताइए केंद्र पे रखे द्रव्यमान पे परिणामी बल कितना लगेगा? केंद्र पर जो द्रव्यमान रखा उसका परिणामी बल बताओ। तो जी एम नॉट अपॉन रूट 2 ए स्क्वायर। टू जी एम एम नॉट बटा 2 ए स्क्वायर। रूट 2 जी एम नॉट बाई तो देखो ये आकर्षित करेगा और इधर ये भी आकर्षित करेगा। यदि ऊपर वाला द्रव्यमान F लगा रहा है तो नीचे वाला 2f लग 2F लगाएगा। नीचे वाले बल का 2 गुना होगा, तो कम से कम ये F इधर से खींचेगा, 2F खींचेगा तो F तो बचेगा ही। यस सर। यस। तो अपन कहेंगे कि ये इधर कितना F हो गया। इधर वाले इस कहानी में भी आपको पता चला कि इधर की तरफ एफ लगे। ये दोनों बल एक दूसरे से 90 90 डिग्री। तो परिणामी रूट 2 एफ। रूट 2। √2f। तो F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F। ये याद रखिए F किन के बीच में, मतलब इस M और m0 के बीच में। तो G m0 बाई साइड का स्क्वायर। अब साइड आप A मत ले लीजिएगा, ये यहाँ से बाई यहाँ रूट 2 सर। ये by √2 A तो विकीर्ण होती है उसका भी आधा, तो बोले तो A बाई रूट 2। √2 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 2 गया ऊपर। तो फाइनली 2 रूट 2 जी एम नॉट बाई स्क्वायर। कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर।